सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 10th पावरफुल क्वेश्चन सीरीज 9 ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री है। ठीक है, इससे पहले हमने पावरफुल क्वेश्चन सीरीज 8 कर रखी है, आप देख सकते हो। चैप्टर 10th है आज ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण बंगाल के जमींदार राजस्व के भुगतान में क्यों चूक जाते थे? यानी जो कौन से एरिया की बात की है? ग्रामीण बंगाल, यानी जो गांव होते थे बंगाल के, वहां पर जो जमींदार होते थे, जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता था, वो राजस्व चुकाने में क्यों क्यों मतलब राजस्व को क्यों नहीं भुगतान कर पाता था राजस्व का, उसके बारे में बताना है। कौन सी कमियां रह जाती थी? ये हुआ क्या था? 1793 में इस्तमरी बंदोबस्त लागू होने के बाद बंगाल के कई जमींदार कर देने से चूक जाते थे, क्योंकि जो इस्तमरी बंदोबस्त था उसकी जो शर्तें थी वो कुछ ज्यादा ही थी। गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला जो हेडिंग डालेंगे, आरंभिक ऊंची मांग। आरंभिक ऊंची मांग, इसमें हम पॉइंट क्या डालेंगे गाइस? इसमें पॉइंट डालना है आरंभिक मांगे बहुत ज्यादा थी, यानी उनकी जो मांग थी वो बहुत ज्यादा थी, जिस कारण से इसका प्रभाव जमींदारों के आय पर पड़ रहा था। इसी कारण से जमींदार कर देने में चूक जाते थे, यानी उनकी जो आरंभिक मांगे बहुत ज्यादा थी, जिसको फुलफिल कौन नहीं कर पा रहा है? जमींदार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट हेडिंग बनेगा, 1790 का संकट। 1790 का संकट, 1790 में क्या हुआ? इसमें इस हेडिंग में पॉइंट क्या डालेंगे? 1790 के दशक में कृषि की उपज की कीमत काफी कम थी, यानी जो किसान कृषि कर रहा है, जमींदार किसान से कृषि करवा रहा है, तो उसकी क्या है? कीमत बहुत कम है, जिससे किसान जमींदार को कर देने में असमर्थ थे। इसी कारण से भी इस कारण से भी जमींदार के पास राजस्व भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होता था। ठीक है, इस थर्ड जो हेडिंग है हमें, जमींदारों की शक्तियों को सीमित करना। यानी अब क्या हो रहा है? जो हेडिंग डालिएगा इसमें पॉइंट क्या डालना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व व्यवस्था के कारण जमींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, यानी जमींदारों की जो शक्ति थी ना, वो छीन के इतनी सीमित सी कर दी गई। ठीक है, इससे भी जमींदार नाखुश थे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। ठीक है, इन सब ये कारण है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट इसमें हेडिंग बन सकता है वो 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित। यानी गाइस हुआ क्या इस वक्त? जो हेडिंग हमारे इसमें पॉइंट क्या है, जो इस्तमरी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था, उससे क्या हुआ कि उसके लागू होने के बाद क्या हुआ? 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई, यानी जो जमींदार की जितनी भी जमीन होती है वो उनको लेकर किसी और पर्सन को दे दिया गया, उनकी पावर को छीन लिया गया। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ? वो राजस्व भुगतान में चूक जाते थे। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तालुकदार और या जमींदार अपनी संपत्ति की नीलामी से बचाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे? यानी जो जमींदार और तालुकदार है ना गाइस, वो अपनी संपत्ति को मतलब नीलाम होने से बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे या तरीके अपनाते थे, उनका वर्णन कर रहा है। सबसे पहला है महिलाओं के नाम पर। जो हमारा हेडिंग होगा, महिलाओं के नाम पर संपत्ति। इसमें क्या लिखना है गाइस? इसमें इस हेडिंग में हमें पॉइंट ये लिखना है कि तालुकदार और जमींदार अपनी संपत्ति को नीलामी से बचाने के लिए अपनी अधिकतर संपत्ति को अपनी संपत्ति को महिलाओं के नाम पर कर देते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी महिलाओं की नाम की संपत्ति को नीलामी नहीं करती थी। इसी कारण से वर्धमान के राजा ने अपनी संपत्ति को अपनी माँ के नाम पर कर दिया। हुआ क्या? अरे संपत्ति महिलाओं के नाम पर है ना, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या नीलामी नहीं करेगी उस जमीन की। इसीलिए तो तालुकदार और जमींदार बहुत तेज से उन्होंने महिलाओं के नाम पर शासन कर लिया, ओ महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, एक उदाहरण क्या दिया? वर्धमान के राजा ने अपनी माँ के नाम पर सारी संपत्ति कर दी। ठीक है, सो गाइस जो नेक्स्ट है हमारा हेडिंग वो है नौकरों व एजेंटों का प्रयोग। नौकर व एजेंटों का प्रयोग, इसमें क्या है? हेडिंग में पॉइंट क्या लिखना है? जमींदार और तालुकदार अपनी संपत्ति की नीलामी
की बोली में ऊंची ऊंची बोली लगाने के लिए, संपत्ति को खरीदने के लिए अपने ही नौकर और एजेंटों को भेजते थे। यानी जो वहाँ पे मीटिंग होती थी नीलामी के वक्त, वहाँ पे जो लोग बैठे होते थे वहाँ पर, उसमें कौन कौन बैठा होता था, उनके नौकर भी उनके एजेंट भी, ताकि वो खरीद सके उसी ज़मीन को दोबारा। ठीक है। थर्ड है फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा, इसमें क्या लिखना है, इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नीलामी में 95% यानी 95% से अधिक बिक्री फर्जी होती थी गाइस। 95%, ठीक है, या उससे ज़्यादा क्या होती थी, जो बिक्री बिक्री होती थी ना प्रॉपर्टी की, यानी फर्जी होती थी वो, क्योंकि जमींदार एवं तालुकदार को जमीन खुले तौर पर बेच दी जाती थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उन्हीं के हाथ में होता था। नेक्स्ट हमारा गाइस फोर्थ जो हेडिंग है हमारा, वह है लठियारों की नियुक्ति। इसमें क्या है गाइस, ये एक पावर शो कर रहा है जमींदार की। होता क्या है, इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, हेडिंग की पॉइंट क्या लिखेंगे, पुराने जो जमींदार थे और तालुकदार थे वो अपनी संपत्ति में नए जमींदार को घुसने से रोकने के लिए, कई नए जमींदार आके उनकी प्रॉपर्टी ना खरीद ले, उनकी सत्ता ना हथिया ले, इसीलिए उनको रोकने के लिए लठों के साथ व्यक्तियों को नियुक्त करते थे, ताकि नए मालिक को घुसने नहीं दिया जाए और उनकी संपत्ति बच जाए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों होती थी। तो जो जोतदार भी बहुत बड़ी पावर थी गाइस। होता क्या था, ये भी लोगों को जोतदार ना अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में और जमींदारों को भी परेशान करते थे। कैसे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो गाइस हुआ क्या, 18वीं शताब्दी के अंत तक जहां एक और जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें कर देना पड़ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी पावर को कम करते जा रही है। दूसरी ओर धनी किसान के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे हैं। धनी किसान की कौन थे उस वक्त, धनी किसान को कहते हैं जोतदार। ठीक है, धनी किसान जिनमें बहुत सारी जमीनें भी होती है और धनी किसान भी होते हैं, और उनका समूह बना रहता है, ग्रुप बना रहता है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष तक आते आते जोतदार ने अपनी जमीन के बड़े बड़े टुकड़े को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है गाइस, कितने बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कभी कभी यह जमीन कई हजार एकड़ में फैली होती थी। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला जो बनेगा हमारा वो है नियंत्रण जोतदार द्वारा। यानी जोतदार किन किन चीजों पे नियंत्रण करते थे, किन किन लोगों पे। तो ये हेडिंग है, इसे पॉइंट कर डालेंगे। जोतदार का स्थानीय व्यापार पर, साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था, और इसी प्रकार से गरीब काश्तकार पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, सेकंड जो हेडिंग इसमें हम गाइस डाल सकते हैं, तो गाइस जो सेकंड हमारा हेडिंग होगा वो है बटाईदारों का प्रयोग। अब ये गाइस जोतदार बहुत तेज थे दिमाग के। उन्होंने क्या किया, जोतदार अपनी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदार के माध्यम से जुतवाते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, वो खुद जो बटाईदार होते थे ना, वो खुद हल लाते थे। ठीक है, और खेती करते थे मेहनत से, और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदार को दे देते थे। यानी जोतदार को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस उन्हें क्या देनी पड़ती थी, अपनी जमीन देनी पड़ती थी। उसके बदले में क्या होता था, मेहनत कौन कर रहा है, बटाईदार। तो मेहनत बटाईदार कर रहा है, हल कौन ला रहा है, बटाईदार। मगर जब फसल बन जाती है तो आधा हिस्सा किनको देना पड़ता है, जोतदार को। थर्ड है गाइस जोतदारों की अधिक शक्ति। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, इस वाले हेडिंग में पॉइंट लिखना है, गांव में जोतदार की शक्ति जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। यानी गांव में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, गांव में सबसे ज्यादा ताकतवर है जोतदार। ठीक है, जमींदार नहीं, जमींदार तो शहर में रहता था। ठीक है, कभी कभार आता था टैक्स के लिए गांव में, पर गांव में कौन था, जोतदार, जो सबसे ज्यादा क्या था, प्रभावशाली, शक्तिशाली। क्योंकि जोतदार गांव में रहते थे और गरीब गांव वासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधा अपना नियंत्रण का प्रयोग करते थे। यानी बहुत बड़े गरीब जो भाव होता है ना, यानी गांव में जितने भी गरीब होते थे उन पर उनका नियंत्रण होता था एक तरीके से। सो गाइस नेक्स्ट है घोर प्रतिरोध। ठीक है, घोर प्रतिरोध, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सिंपल सी बात है, जमींदार द्वारा गांव की लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कोशिशों का जोतदार घोर प्रतिरोध करते थे। यानी जमींदार आया, उसे टैक्स को बढ़ाना है या कुछ भी ऐसी चीज करना है जिससे उसे पैसा है, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे पाए वो पैसा। मगर क्या करते थे, जो जोतदार है वो घोर प्रतिरोध करते थे, किनका, जमींदारों का।
सो गाइस जो हमारा 5 हेडिंग है, ये हेडिंग बनेगा संपत्ति खरीदने के तरीके। तो गाइस जो जमींदार होते, जो जोतदार होते थे ना, उनके पास अलग अलग तरीके होते थे जो संपत्ति खरीदने के। जैसे जोतदार किसानों को अपने पक्ष में एकजुट रखते थे, ठीक है, अपने किसानों को क्या करते थे, एकजुट रखते थे। जमींदारों की राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। किसके? राजस्व ना दे पाए कौन? जमींदार, ताकि क्या हो, जमींदार की संपत्ति को नीलाम किया जाए और जोतदार उनकी संपत्ति को खरीद ले, ठीक है। ये टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, ये टैक्स नहीं देंगे कौन? जमींदार। तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी जो जमीन है उनको क्या कर देगी, नीलाम कर देगी। और नीलामी में कौन खरीद लेगा? जोतदार खरीद लेंगे। ऐसा उन्होंने एक प्रोसेस बनाया। इसीलिए संपत्ति खरीदने के तरीके, इसमें क्या हुआ, जोतदार उनकी संपत्ति को खरीद लेते। किनकी? जमींदार की। जमींदार क्यों बेचता? क्योंकि वो टैक्स नहीं भर पाता। टैक्स क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि जो गांव में किसान है वो किसके पक्ष में है? जोतदार की। जोतदार जो कहेगा वो किनको मानना पड़ेगा? किसानों को मानना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया हो।